बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो हम पढ़ रहे हैं अपना एनसीईआरटी का प्यारा सा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों के अंदर में लैंगिक जनन। और इसके अंदर में हम परागकोश के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसकी संरचना क्या क्या होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने लघु बीजाणु जनन से पहले की चीज़ पढ़ ली थी, यहाँ तक इससे ऊपर का हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है लघु बीजाणु जनन। इसका क्या नाम है? लघु बीजाणु जनन। अब सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ने के लिए सबसे पहले तो इसका नाम ही हमें पता करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लघु बीजाणु जनन। ठीक है। अब ये जो स्पेलिंग है ये 3 शब्दों से मिलके बनी है। एक तो है लघु, ठीक है, पहला शब्द क्या हो गया? लघु। दूसरा शब्द है बीजाणु, दूसरा शब्द क्या है? बीजाणु। और तीसरा शब्द है जनन। तीसरा शब्द क्या है? जनन है। अब लघु बीजाणु जनन का मतलब क्या हुआ कि लघु का मतलब होता है छोटा, छोटा छोटा, है ना। लघु का मतलब क्या होगा? छोटा छोटा। बीजाणु का मतलब क्या होता है? बीजाणु आया है शब्द बीज से। जैसे हम फल खाते हैं तो उसके अंदर में क्या होता है? बीज होता है। अब बीज तो कितना छोटा सा होता है, लेकिन जब हम उसको ज़मीन में डाल देते हैं तो एक बीज से एक पौधा बन जाता है, एक नई चीज़ बन जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो बीजाणु है, जिसके में भी बीजाणु आ गया, जिस शब्द में भी बीजाणु आ गया, तो वो चीज़ क्या है कि एक नई चीज़ को जन्म दे सकती है, एक नई चीज़ बना सकती है। तो ये कैसे बीजाणु? ये छोटे छोटे बीजाणु हैं, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो नई चीज़ बना देंगे। तो ये छोटी छोटी जो बीजाणु है वो कैसे जनन होता है उनका, यानी कि उनका जन्म कैसे होता है, ये छोटे छोटे जो बीजाणु हैं, लघु बीजाणु, ये कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब आगे कि ये लघु बीजाणु कैसे बनते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन। यानी कि लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो इसी के बारे में हमें यहाँ पर अब पढ़ना है। तो यहाँ लिखा है कि जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, देखिए पहली बात तो यहाँ पर हमें ये ध्यान में देनी है कि सबसे पहले मैं जब बताता हूँ तो पहले मैं रीडिंग बताता हूँ कि इसको रीड कैसे करना है, अच्छे से पढ़ना कैसे है, और फिर उसके बाद में हम समझते हैं। तो जब मैं रीड करूँगा कोई भी चीज़, तो हमें भी मैं पहले एक सेंटेंस रीड करता हूँ। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस हमने पढ़ा यहाँ तक, ये खड़ी पाई तक हमने ये सेंटेंस पढ़ेंगे। तो आपको भी वीडियो को रोकना है और पूरा सेंटेंस पढ़ना है पहले खड़ी पाई तक। उसके बाद में उसका जो मतलब है उसको समझना है, उसके बाद में उसका मतलब समझना है, आगे वीडियो को बढ़ाना है। तो आपको भी पहले वहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हमें पढ़ना है, वीडियो को रोक दीजिएगा, खड़ी पाई जब आ जाएगी तो फिर खुद से पढ़ना है आपको, और उसके बाद में फिर वीडियो आगे बढ़ाना है और उसका मतलब समझना है। ऐसे ही मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं फिर से कि जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं, बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती हैं। क्या बनाती हैं? चतुष्टय बनाती हैं। चतुष्ट बोल सकते हैं इसको, चतुष्ट बनाती हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमने पढ़ा था पहले कि ये मान लीजिए हमारा फूल है, ये हमारा फूल है। फूल के अंदर में क्या होता है? फूल में होता है एक स्त्री केसर, पढ़ा था हमने।
ये स्त्री केसर है, और उसके साइड में लगे होते हैं बहुत सारे, क्या लगे होते हैं, पुन केसर। ये पुन केसर लगे हुए हैं, ये एक और पुन केसर है, ये पुन केसर है, ये एक और पुन केसर है। ठीक है, ऐसे पुन केसर लगे हैं, स्त्री केसर लगा है। फिर ये जो पुन केसर है, इसकी ये जो डंडी होती है इसको बोलते हैं तंतु। इसकी डंडी को तो बोलते हैं तंतु। और इसके ऊपर वाले जो बस्ते जैसा है, बैग जैसा है, इसको बोलते हैं परागकोश। इसको क्या बोलते हैं, परागकोश। परागकोश ही कहते हैं ना, परागकोश कहते हैं। तो इस परागकोश के बारे में हमें पढ़ना है। तो अब ये जो परागकोश होता है वो जैसे जैसे मैच्योर होता है, जैसे जैसे परिपक्व होता है, यानी कि जैसे जैसे ये पहले छोटा रहता है, यानी कि शुरुआत का परागकोश रहता है, फिर जैसे धीरे धीरे करके ये विकसित होता है, परागकोश विकसित होता है। तो क्या होता है इसके अंदर में, हमने पढ़ा था कि जब हम परागकोश को काटेंगे, ऐसा आड़े में काटेंगे, जब ऐसा आड़े में काटेंगे तो ये परागकोश हमें कैसा नज़र आता है, ये परागकोश हमें कुछ ऐसा नज़र आएगा, चार कोनों वाला ऐसे नज़र आता है ना। और इसके चारों कोनों पे क्या हमने पढ़ी थी, इसके चारों कोनों पे थी लघु बीजाणुधानी। ये एक लघु बीजाणुधानी हो गई, ये दूसरी है, ये तीसरी लघु बीजाणुधानी गोल गोल सी रहती है जो, ये क्या है, लघु बीजाणुधानी। ये क्या है, इसके चारों कोनों पे लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणुधानी। अब ये जो लघु बीजाणुधानी होती है, ये इसको बड़ा करके बताता हूँ कि ये लघु बीजाणुधानी कैसी दिखती है। इसको बड़ा करके बता रहा हूँ यहाँ पर कि ये मान लीजिए लघु बीजाणुधानी है, इसको बड़ा करके बताया है। तो ये लघु बीजाणुधानी जो होती है, बहुत, इसके अंदर में बहुत सारे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। ये देखिए कितने सारे सेल्स हैं इसके अंदर, ये इतने सारे कोशिकाएं हैं, इतने सारे सेल्स से मिलके बनी होती है लघु बीजाणुधानी, है ना। बहुत सारे सेल्स हैं, ये सारे के सारे लघु बीजाणुधानी के सेल्स हैं। ये तो ये लघु बीजाणुधानी को ही हमने क्या करके दिखाया, बड़ा करके दिखाया कि इसके अंदर में बहुत सारी कोशिकाएं एक दूसरे से चिपकी होती हैं। और हमने पढ़ा था इसका जो कोशिका का द्रव्य होता है वो बहुत ही कैसा होता है, गाढ़ा होता है, बहुत ही सघन होता है। तो इसका कोशिका का द्रव्य भी है, ये इसका कोशिका का द्रव्य होता है जिसके अंदर बहुत ही गाढ़ा सा रहता है। तो ये सारी की सारी क्या है, कोशिकाएं हैं। फिर से हमने हटा दिया उसको। अब ये जो कोशिका होती है, तो हमने ये पढ़ा था कि जब कोशिका, बहुत सारी कोशिका आपस में मिल जाती है, जब बहुत सारी कोशिकाएं, बहुत सारे सेल्स आपस में मिल जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं ऊतक। वो क्या बना देते हैं, वो बना देते हैं ऊतक। ऊतक ऊतक बना देते हैं ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टिश्यूज़, या टिश्यू भी बोल सकते हैं हम। वो टिश्यू बना देते हैं जब बहुत सारे सेल, यहाँ पर इतने सारे सेल दिख रहे हैं हमें गोल गोल से, वो सारे एक साथ मिल गए हैं, तो ये मिलके एक टिश्यू बना देते हैं। जैसे टिश्यू पेपर होता है ना, झिल्ली जैसी चीज़ बना देते हैं, ऊतक बना देते हैं। क्या बना देते हैं, ऊतक। अब ये वाला जो ऊतक है, ये वाला ऊतक क्या कर रहा है, ये वाला जो ऊतक बना है वो क्या बनाएगा आगे जाके, ये बनाएगा लघु बीजाणु। इससे क्या बनेंगे, लघु बीजाणु। ये जो ऊतक है जिसके अंदर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, इससे क्या बनेगा आगे जाके, लघु बीजाणु। इसलिए इस ऊतक का नाम क्या दे दिया गया है, इसलिए इस ऊतक का नाम दिया है बीजाणु। इसलिए इस ऊतक का नाम दिया है बीजाणुजन ऊतक। इसलिए इस ऊतक का क्या नाम दिया है, बीजाणुजन ऊतक। तो अब ये जो बीजाणुजन ऊतक है, जो किससे बना है, ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना है। ये ग्रीन ग्रीन सी गोल गोल सी हमें जो कोशिकाएं दिख रही हैं, इन सब से मिलके बना है। तो अब ये जो
ऊतक है, इस ऊतक की ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो कोशिकाएं हमने बनाई हैं यहाँ पर, जो मैंने फिर से बता देता हूँ हाईलाइट करके ब्राउन से, ये जो कोशिकाएं हैं, इसकी एक जो कोशिका रहती है, यही आगे चल के क्या बना देगी, यही आगे चल के एक चार के समूह वाले 4 और कोशिकाओं को जन्म दे देगी। ये एक कोशिका 4 कोशिकाओं को जन्म दे देगी, जो कि 4 के समूह में होंगे, 4 की टीम बना के रहेंगे। तो इन कोशिकाओं को क्या बोलेंगे, इन्हीं कोशिकाओं को बोलेंगे सूक्ष्म बीजाणु। सूक्ष्म बीजाणु, क्योंकि ये छोटे छोटे से हैं इसलिए सूक्ष्म, और ये बीजाणु हैं यानी कि आगे चल के ये परागकण बनाएंगे, सूक्ष्म बीजाणु। और ये 4 के समूह में इसलिए इसको बोलेंगे चतुष्ट। सूक्ष्म बीजाणु चतुष्ट। सूक्ष्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये छोटे छोटे से हैं, बीजाणु इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे चल के ये क्या बनाएंगे, और भी चीज़ें बनाएंगे, और यानी कि परागकण में विकसित हो जाएंगे। और चतुष्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये किस में रहना पसंद करते हैं, ये 4 की टीम में मिल के बनते हैं, 4 की टीम बना के रहते हैं, 4 के समूह में रहते हैं। तो ये जो बीजाणुजन ऊतक है, इसके अंदर ये जो कोशिका है इसके अंदर की जो कोशिका है वो आगे चल के क्या बना देती है, आगे चल के 4 में विभाजित हो जाती है और 4 में छोटी छोटी कोशिकाओं को जन्म देती है, जिसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म बीजाणु। एक कोशिका को क्या बोलेंगे, सूक्ष्म बीजाणु। और ये 4 के समूह में रहती है, इसलिए इस पूरी चीज़ को क्या बोलेंगे, सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय। तो यही एनसीईआरटी के अंदर में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, यानी कि जैसे जैसे परागकोश और अच्छे से बनता जाता है, तो क्या होता है कि बीजाणुजन ऊतकों की हमने देखा यहाँ पर, ये जो बीजाणुजन ऊतक है, ये पूरी की पूरी साथ में मिला के क्या बोलेंगे, बीजाणुजन ऊतक है। तो बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं जो होती हैं, वो कैसा विभाजन करेगी, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बना देगी, सूक्ष्म बीजाणु चतुष्ट बनाती है। तो हमने देख लिया कि इसकी जो कोशिका है, ये एक कोशिका है, जैसे मान ली ये वाली कोशिका है, वो क्या बना देगी, 4 सूक्ष्म बीजाणु बना देगी, 4 क्या बना देगी, सूक्ष्म बीजाणु, जो कि 4 के समूह में रहेगी, इसलिए उसको बोलेंगे सूक्ष्म बीजाणु चतुष्ट। अब यहाँ पर एक और चीज़ कही है एनसीईआरटी ने कि ये कैसे बनती है, ये 4 सेल कैसे बन गई, ये 4 सेल बनती है कौन से विभाजन से, ये बनती है अर्धसूत्री विभाजन से। अर्धसूत्री विभाजन से ये 4 सेल्स, ये 4 कोशिकाएं बनती हैं। यानी कि ये जो पूरा ऊतक है, ये वाला जो पूरा हमने बनाया था, ये जो पूरा ऊतक है, इसकी ये जो सेल है, वो जब 4 सेल को जन्म देगी, 4 सूक्ष्म बीजाणु को जन्म देगी, तो ये किस विभाजन से जन्म देगी, ये देगी अर्धसूत्री विभाजन से जन्म देगी। ये क्या करेगी, अपने आप में अर्धसूत्री विभाजन करेगी, उसके बाद में जाके ये 4 सूक्ष्म बीजाणु बनाएगी, जिसको जो कि 4 के समूह में रहते हैं, इसलिए इसको पूरे को बोलेंगे सूक्ष्म बीजाणु चतुष्ट। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि कौन से विभाजन से बनी, तो अर्धसूत्री विभाजन से बनेगा। अब आगे बताया कि चतुष्ट की कोशिकाओं की सूत्र गुणता क्या होगी। चतुष्ट की कोशिकाओं की सूत्र गुणता ये लिखा है, सूत्र गुणता क्या होगी। तो यहाँ पर ये पूछा गया है, यहाँ पर सवाल समझ लेना है कि ये जो चतुष्ट बना, यानी कि ये 4 का ये जो समूह बना, ये वाला जो समूह बना,
तो ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो कोशिका है, इसमें से जो ये कोशिका है उसकी सूत्र गुणता क्या है, उसकी क्या सूत्र गुणता क्या है। अब हम सोचेंगे कि सूत्र गुणता क्या होती है, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, सिंपल सा ही है कि इसके अंदर में कितने क्रोमोसोम हैं, इसके अंदर में कितने क्रोमोसोम हैं, यानी कि इसके अंदर गुणसूत्र कितने हैं, ये पूछ रहे हैं कि ये वाली जो छोटी छोटी कोशिकाएं बनी है ना, इसके अंदर में गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी है। तो हमें मालूम है कि ये कौन से विभाजन से बनी, अभी अभी हमने पढ़ा कि ये अर्धसूत्री विभाजन से बनी है ना। तो हमने पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, और ये जो कोशिका है ये अगर अर्धसूत्री विभाजन करेगी, अर्धसूत्री विभाजन करके इसने ये कोशिकाएं और बना दी, ये कोशिका और बना दी, तो मान लीजिए इसके अंदर में 2n यानी कि 2 क्रोमोसोम थे, 2 तरीके के क्रोमोसोम थे। 2n कैसे, एक मान लीजिए ये क्रोमोसोम था मम्मी की तरफ से और ये जो क्रोमोसोम था ये पापा की तरफ से, तो n प्लस n कितने हो गए 2n, है ना। तो इसके अंदर में कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 2n क्रोमोसोम है इस कोशिका के पास। लेकिन जब ये अर्धसूत्री विभाजन करेगी, कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री, तो अर्धसूत्री में क्या आएगा कि इसके जो क्रोमोसोम हैं, इसके जो गुणसूत्र हैं, इसको क्या बोल रहे हैं हम, गुणसूत्र हैं, वो कितने हो जाएंगे, अर्धसूत्री है तो आधे हो जाएंगे। तो इसके जो बच्चे बनेंगे उसके पास कितने आएंगे, n और n, इसके पास कितने आ जाएंगे, n और n, यानी कि आधे आधे आ जाएंगे। इसके पास 2 थे और इसके पास कितने हो गया 1, ये 1n हो गया, है ना, आधे आधे क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो वैसे ही ये जो कोशिका है, ये वाली जो कोशिका है, इसके अंदर में भी 2n थे, इसके अंदर में 2 क्रोमोसोम थे, 2 तरीके के क्रोमोसोम। अब जब इसने ये अर्धसूत्री विभाजन करा, यहाँ पर ये अर्धसूत्री विभाजन करके 4 सेल बनाए, तो इसमें से एक सेल के पास, एक कोशिका के पास कितने क्रोमोसोम बचेंगे, आधे होने पे इसके पास n बचेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी गुणसूत्र, इसकी सूत्र गुणता कितनी हो गई n, इसकी सूत्र गुणता कितनी हो गई n, यानी कि ये कौन सी वाली, द्विगुणित हुई या एक गुणित हुई, द्विगुणित हुई या एक गुणित हुई, ये हो जाएगी एक गुणित या अगुणित। ये कैसी हो जाएगी, अगुणित होगी, अगुणित होगी ना, क्योंकि इसमें कितने तरीके के क्रोमोसोम है, सिर्फ एक तरीके के क्रोमोसोम है, एक तरीके के गुणसूत्र है। तो जब एक तरीके के गुणसूत्र होते हैं तो उसको बोलते हैं अगुणित। जब अगर 2 तरीके के होते हैं गुणसूत्र तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं द्विगुणित, द्विगुणित। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ये सूक्ष्म बीजाणु बने, यहाँ पर ये जो सूक्ष्म बीजाणु यानी कि ये छोटे छोटे वाले जो सेल्स बने, कोशिकाएं बनी, इसके अंदर में गुणसूत्र कितने होंगे, सिर्फ एक तरीके के होंगे, यानी कि ये एक ऐसी कोशिका होगी, अगुणित कोशिका होगी। ये कैसी होगी, अगुणित कोशिका, ठीक है। तो इसका आंसर हमें मिल गया कि जो ये चतुष्ट होता है, यानी कि ये जो अभी चतुष्ट बना था, सूक्ष्म बीजाणु का चतुष्ट बना है, उसके अंदर में उसकी कोशिका जो है, इसके अंदर में जो एक सेल है उसकी सूत्र गुणता कितनी हो गई, तो हम बोल देंगे कि वो अगुणित होगी, क्योंकि वो कैसे विभाजन से बनी है, अर्धसूत्री विभाजन से बनी है। तो इतना हमें क्लियर हो गया होगा। तो अभी हमारे मन में सवाल आ सकता है कि ये एक सेल से 4 सेल कैसे बन गए, यानी कि एक सेल से ये 4 सेल कैसे बन गए, 1 2 3 4। हमने तो अमीबा का पढ़ा था, जैसे मान लीजिए अमीबा है, तो इसमें अमीबा में जब विभाजन होता था, द्विखंडन, तो ये 2 अमीबा बन जाते थे, 2 बन जाते थे। ये 1 से 4 कैसे बन गए, ये कहानी हमें समझ में नहीं आई। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे जब हम कोशिका का चैप्टर पढ़ेंगे 11th क्लास का। अभी भी मैं बता सकता हूँ लेकिन वो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हमें बस इतना याद रखना है कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है,
अर्धसूत्री विभाजन, तो उसके अंदर में आखिर में जाके 4 कोशिकाएं ही बनती हैं। आखिर में जाके कितनी बनती हैं? 4 कोशिका बनती हैं। और सबसे ख़ास बात क्या होती है कि जो इसके पेरेंट्स हैं यानी कि माता पिता, मान लीजिए ये सेल इसके माता पिता हैं, इसकी मम्मी मान लीजिए, तो इसके अंदर में 2 किस्म के क्रोमोसोम हैं, 2 किस्म के गुणसूत्र हैं, तो हम इसको बोलेंगे 2n। लेकिन जब इसके बच्चे बनेंगे 4 बच्चे बने, तो इसके जो क्रोमोसोम है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे। तो सबके पास कितने बचेंगे? n। इसके पास भी n बचा, इसके पास n बचा, और इसके पास भी n बचा, इसके पास भी कितना बचा? n बचा। तो यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के अंदर में जो क्रोमोसोम की संख्या है वो 2n से कितनी हो गई? आधी हो गई, n हो गई। और टोटल मिला के कितने बच्चे बने? 4 बच्चे बने। और चारों के पास कितने चीज़ें हैं? आधी आधी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये होता है अर्धसूत्री विभाजन में, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका हर एक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्ट की वृद्धि करने में सक्षम होती है। तो ये कह रहे हैं कि हमें मालूम है कि ये जो बीजाणुजन ऊतक था, तो उसकी जो हर एक कोशिका क्या बना रही थी? हर एक कोशिका लघु बीजाणु चतुष्ट बना रही थी। तो ये हर एक कोशिका लघु बीजाणु चतुष्ट बनाने में सक्षम होती है, यानी कि एक ही सेल क्या बना सकती है? 4 सेल और बना सकती है, जिसको क्या बोल रहे हैं हम? लघु बीजाणु चतुष्ट बोल रहे हैं। तो इसलिए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। यानी कि ये कह रहे हैं कि हमने ये जो देखा यहाँ पर, ये जो ऊतक था, ये जो बीजाणुजन ऊतक है, ये हमारा ऊतक है, बीजाणुजन ऊतक। इसके अंदर में ये कोशिकाएं हैं बहुत सारी, ये कोशिका है, ये कोशिका है, ये कोशिका है। ये हर एक कोशिका क्या बना पा रही है? ये हर एक कोशिका 4 और कोशिकाओं को जन्म दे पा रही है, 4 और कोशिकाओं को जन्म दे पा रही है, जिसको बोल रहे हैं लघु बीजाणु सूक्ष्म बीजाणु चतुष्ट। जिसको क्या बोल रहे हैं? सूक्ष्म बीजाणु चतुष्ट। इसको क्या बोलेंगे? सूक्ष्म बीजाणु चतुष्ट। वैसे ये कोशिकाएं, मान लीजिए ये वाली कोशिका है, ये भी और 4 बना देगी, ये भी और 4 सूक्ष्म बीजाणु चतुष्ट बना देगी। फिर मान लीजिए ये वाली कोशिका है, ये भी क्या बना देगी? और 4 बना देगी सूक्ष्म बीजाणु चतुष्ट। ये उनने और बना दिए। तो यानी कि हर एक कोशिका जो है इस ऊतक की, ये वाला जो ऊतक है, क्या नाम है इस ऊतक का? बीजाणुजन ऊतक। हर एक कोशिका क्या बना सकती है? एक सूक्ष्म बीजाणु ऊतक बना सकती है। इसलिए इस कोशिका को मैं क्या नाम दूं? ये वाली जो कोशिकाएं हैं, इसके अंदर इस सेल को भी कोई नाम देना चाहिए। तो ये कैसा काम कर रही है? मम्मी जैसा काम कर रही है, माँ जैसा काम कर रही है, जन्म दे रही है। तो इसलिए इस कोशिका का नाम भी क्या हो गया? इस कोशिका का नाम क्या कहलाएगा? बहुत ही खास नाम हो जाएगा। इस कोशिका का नाम होगा पराग मात्र कोशिका। पराग मात्र कोशिका। क्या नाम होगा इस कोशिका का? इस सेल का क्या नाम होगा? पराग मात्र कोशिका। अब ये इसका नाम ऐसा क्यों है? इसमें भी 3 चीज़ें, एक तो है पराग, दूसरा है मात्र, दूसरा इसके अंदर में मात्र, और तीसरा है इसके अंदर में कोशिका। तो मात्र इसलिए आया क्योंकि ये माँ का काम कर रही है, यानी कि जन्म दे रही है। किसको जन्म दे रही है? ये
सूक्ष्म बीजाणु चतुष्ट को जन्म दे रही है ना, 4 सेल और बना रही है, इसलिए मात्र। अब पराग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो सूक्ष्म बीजाणु बने हैं ना, ये वाले जो सूक्ष्म बीजाणु बने हैं, ये आगे ही चल के क्या बना देंगे, आगे चल के ये हर एक एक पराग कण में बदल जाएगा। ये किस में बदल जाएगा, पराग कण में। ये भी क्या बन जाएगा, पराग कण बन जाएगा। ये भी एक पराग कण बन जाएगा। ये वाला भी जो सूक्ष्म बीजाणु है वो भी क्या बन जाएगा, पराग कण। तो असल में क्या हुआ, ये वाली जो कोशिका है वो अंत में जाके पहले तो इसने क्या बनाया, सूक्ष्म बीजाणु, फिर सूक्ष्म बीजाणु बना आगे चल के क्या बनाएंगे, पराग कण। पराग कण तो यानी कि ये वाली जो कोशिका है वो असल में क्या बना रही है, किसको जन्म देगी, पराग कण को जन्म देगी। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, पराग मात्र कोशिका। मात्र ये मम्मी वाला मात्र है, ठीक है। एक तो होता है मात्र, एक ये होता है मात्र, है ना। ये वाला नहीं, ये मात्र का मतलब होता है कम, इस मात्र का मतलब होता है बस इतना, है ना, कि हमें इतने मात्र इतनी रुपए चाहिए, मात्र इतने रकम चाहिए। तो ये मात्र नहीं बोल रहे हैं हम, ये वाले मात्र की बात कर रहे हैं। इस मात्र का मतलब होता है मम्मी, माँ, जो माँ होती है ना, उससे निकला ये वाला मात्र। तो ये कौन सी कोशिका हो गई, ऐसी कोशिका जो पराग बनाएगी, पराग कण बनाती है आखिरी में जाके, इसलिए उसको बोलेंगे पराग मात्र कोशिका, यानी कि पराग कण को बनाने वाली मम्मी पराग कण को बनाने वाली माँ, उसी को बोलेंगे पराग मात्र कोशिका। क्या बोलेंगे, पराग मात्र कोशिका। इंग्लिश में इसका नाम होता है PMC। इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री, नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है। फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री मतलब नहीं है, इसका मतलब है पोलन, पोलन, POLLEN पोलन। M से हो गया मदर, माँ को क्या बोलते हैं, मदर बोलते हैं, तो MOTHER मदर। और C से हो गया सेल, C से क्या हो गया, सेल, तो इसको बोलते हैं पोलन मदर सेल। क्या बोलेंगे, पोलन मदर सेल। पोलन का मतलब होता है पराग कण, है ना, पराग होता है, पोलन का मतलब होता है पराग, मदर का मतलब होता है माँ, और सेल का मतलब होता है कोशिका। तो वैसे ही इसका क्या हो गया, पोलन मदर सेल, PMC। उसी को हिंदी में बोल रहे हैं पराग मात्र कोशिका, उसी को हिंदी में बोल रहे हैं पराग मात्र कोशिका। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो जैसा कि बीजाणु जन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्ट की वृद्धि करने में सक्षम होती है, तो इसलिए प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। क्या होती है, पराग मात्र कोशिका होती है, यानी कि हर एक कोशिका जो है उसको वो क्या कहलाएगी, पराग मात्र कोशिका कहलाएगी, यानी कि पराग कण को जन्म देने वाली कोशिका कहलाएगी। कौन सी कोशिका, जो कि हमारी बीजाणुजन ऊतक की कोशिका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। अब ये करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर लघु बीजाणुधानी नहीं कहते, लघु बीजाणु क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इसको काट के क्या लिख लेना है आपको, साइड में लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि पराग मात्र कोशिका से, जो हमारी पराग मात्र कोशिका है, उसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और उस विभाजन की वजह से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। तो इस प्रक्रिया को इनके निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इनके निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं।
तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन। यानी कि सबसे पहले तो ये करेक्ट भी कर लीजिएगा। तो यानी कि क्या हुआ कि हमने ये जो पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि ये जो कोशिका है, ये जो कोशिका है जिसका नाम हमने क्या रखा, इसका नाम हमने रखा पराग मात्र कोशिका, क्योंकि आगे चल के क्या बनाई है, पराग कण। तो ये जो कोशिका है जिसका नाम हमने रखा, ब्लैक से बना देते हैं, पराग मात्र कोशिका। इस कोशिका से जब क्या बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं। इस कोशिका से क्या बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं, है ना। ये सब लघु बीजाणु बना रही है, सूक्ष्म बीजाणु बना रही है। तो ये कोशिका है, इसने भी क्या बना दी है, सूक्ष्म बीजाणु। ये कोशिका है, जैसे मान लीजिए, इसने भी क्या बना दी है, सूक्ष्म बीजाणु। तो ये सूक्ष्म बीजाणु बनने की प्रक्रिया, ये सूक्ष्म बीजाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। कि जब ये पराग मात्र कोशिका है, ये पराग मात्र कोशिका है, जब ये अर्धसूत्री विभाजन करती है, जब ये क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है, उसकी वजह से क्या बनते हैं, सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं। उसकी वजह से क्या बनते हैं, सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन। क्या कहते हैं हम, लघु बीजाणु जनन। तो यहीं पर ये बताया गया है कि जब पराग मात्र कोशिका जब अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनाती है, लघु बीजाणु बोल लो या फिर सूक्ष्म बीजाणु बोल लें, एक ही बात है, लघु बीजाणु बनाती है, तो उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन। तो कभी भी कोई भी नींद से भी उठा के पूछ दे कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है, लघु बीजाणु जनन क्या होता है, तो सिंपल हमें बताना है कि जब पराग मात्र कोशिका यानी कि पीएमसी जिसको हमने बोला था, पोलन मदर सेल, पराग मात्र कोशिका जब क्या बना देती है, अर्धसूत्री विभाजन करके, ये जो अर्धसूत्री विभाजन करके हम लिख देते हैं अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बना देती है, लघु बीजाणु बना देती है, या फिर इसी का दूसरा नाम है सूक्ष्म बीजाणु। सूक्ष्म बीजाणु। तो जब ये हमारी पराग मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणु या फिर सूक्ष्म बीजाणु बना देती है, तो इस पूरी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम, लघु बीजाणु जनन कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं, यही कहते हैं हम। तो मेरे ख्याल से लघु बीजाणु जनन की परिभाषा हमें समझ में आ गई होगी। ज़रा हम इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा पक्के में। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि लघु बीजाणु रचना के समय चार कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें लघु बीजाणु चतुष्ट या फिर लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। तो यहाँ पर वही बात बताई है इन्होंने कि जो लघु बीजाणु जब उनकी रचना हो रही होती है, यानी कि लघु बीजाणु जब बन रहे होते हैं, जिस प्रक्रिया को क्या बोल रहे हैं, लघु बीजाणु जनन कह रहे हैं। तो ये जब लघु बीजाणु जब बनते हैं तो उस समय वो कैसे होते हैं, चार कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं, चार कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं, यानी कि चार कोशिकाओं के समूह में वो इकट्ठा होते हैं। तो
इसलिए क्योंकि वो 4 के समूह में 4 की टीम बना के रहते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, लघु बीजाणु का चतुष्क कहते हैं। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं या फिर लघु बीजाणु चतुष्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये 4 की टीम में है, ये भी 4 की टीम में है, जैसे देख लीजिए, इसको भी क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु चतुष्क। तो ये एक सेल को बोलेंगे लघु बीजाणु और इन चारों की टीम को बोलेंगे लघु बीजाणु चतुष्क। तो ये यहाँ पर ये बात बोलिए, ये तो सिंपल सी बात है, लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। इसको हम देख सकते हैं चित्र 2.3 आ के अंदर में। तो एक साथ हम सारे का सारा चित्र देख लेंगे। अभी आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा। जैसे ही परागकोश परिपक्व एवं स्फुरित होता है, जैसे ही परागकोश परिपक्व एवं स्फुरित होता है, यानी कि जो हमारा परागकोश है वो परिपक्व होता है, यानी कि और अच्छे से बनता है, और स्फुरित होता है। स्फुरित का मतलब होता है कि जब उसमें से डिहाइड्रेट होता है, यानी कि जब उसमें से पानी निकल जाता है। जैसे मान लीजिए ये परागकोश है और परागकोश है पहले शुरुआत का, फिर ये शुरुआत उसके बाद में जाके डिहाइड्रेट हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर से पानी निकल जाएगा। तो ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा, ऐसा सा हो जाएगा ना, सिकुड़ सा जाएगा। यानी कि जब ये मुरझा जाता है, परागकोश स्फुरित हो जाता है, इसमें से पानी निकल जाता है, उसको बोलते हैं स्फुरित हो जाता है, मुरझा जाता है। तब जो लघु बीजाणु एक दूसरे से विलग हो जाते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, विलग हो जाते हैं, और पराग कणों के रूप में विकसित हो जाते हैं, और पराग कणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो विलग दिया हुआ है, विलग का मतलब होता है अलग, यानी कि वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, और हर एक क्या बन जाता है, एक पराग कण बन जाता है, पराग कण के अंदर में के रूप में वो विकसित हो जाते हैं। तो यानी कि ये इन्होंने बताया कि जैसे हमारा ये फिर से बना देते हैं, ये हमारा परागकोश था, जब हमने उसको काट के देखा, और ये लघु बीजाणु धानी है ना, लघु बीजाणु धानी है ये, और इस लघु बीजाणु धानी को बड़ा करके बनाएंगे तो ये लघु बीजाणु धानी का ऊतक होगा। ये पूरा क्या है, इसके अंदर में लघु बीजाणु धानी का ऊतक है, ये पूरे को मिला के जब बोल रहे हैं। और इसमें हर एक सेल को क्या बोलते हैं, हर एक कोशिका को क्या बोल रहे हैं, इस पूरी कोशिका, ये जैसे ये वाली कोशिका को मैंने ब्लैक से बना दिया, इसको क्या बोलते हैं, पोलन मदर सेल, पीएमसी, यानी कि पराग मात्र कोशिका। सी को का बोल लीजिए, पराग मात्र कोशिका या फिर पोलन मदर सेल। ठीक है। अब ये जो पोलन मदर सेल है वो क्या करेगी, ये बना देगी लघु बीजाणु चतुष्क, है ना, 4 कोशिकाओं को जन्म देगी, तो ये बना देगी लघु बीजाणु चतुष्क। अब ये शुरुआत में कैसे रहते हैं, शुरुआत में देखिए ये चिपक के रह रहे हैं, प्यार मोहब्बत से बहुत ही चिपक के एकदम फेविक्विक लगा के रह रहे हैं। तो ठीक है, अरे कुछ ज़्यादा ही हो गया फेविक्विक। तो ये कैसे रह रहे हैं, ये एकदम चिपक के रहते हैं, ऐसे एकदम सटे हुए एकदम आपस में, इसलिए तो इसको चतुष्क बोल रहे हैं। ठीक है। अब जैसे जैसे क्या होता है, ये परागकोश में से पानी उड़ने लगता है, यानी कि इनके बीच में है ना, मान लीजिए फेविकोल लगा हुआ है, तो बड़ा करके बता देता हूँ, जैसे फेविकोल लगा हुआ है, ठीक है, तो इनके बीच में मान लीजिए फेविकोल लगा हुआ है, ये फेविकोल लगा हुआ है, फेविकोल से चिपके हुए हैं। तो अब धीरे धीरे क्या होता है, ये फेविकोल जो है वो उड़ते जाएगा, इनका पानी जो है मुरझाने लगता है, पानी क्या होगा, इसका पानी जाते जाएगा, तो ये पूरा चले जाएगा पानी, तो ये क्या हो जाते हैं, थोड़े से मुरझा अलग अलग हो जाते हैं, विलग हो जाते हैं। तो ये मान लीजिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गए, और ये अलग हो गया। ठीक है, अलग अलग हो गए, यहाँ से ये अलग अलग हो गए। तो जो परागकोश है वो मुरझाने लग गया, जैसे वो क्या होने लग गया, स्फुरित होने लग गया। जब इसमें से पानी चले जाता है, पानी ख़त्म होने लगता है, तो ये जो होते हैं कैसे होने लग जाते हैं, लघु बीजाणु अलग अलग होने लग जाते हैं, है ना, इनकी टीम जो है अलग अलग हो जाती है।
फिर यही आगे चल के ये एक सारे के सारे क्या बना देते हैं, पराग कण बना देंगे। क्या बना देगा ये आगे चल के, पराग कण बना देगा। ये भी क्या बना देगा, पराग कण। ये भी क्या बना देगा, पराग कण। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात लिखी है कि जब परागकोश जो होता है, जो हमारा ये परागकोश है, ये वाला जो परागकोश है, ये क्या होता है, विकसित होता है। जब ये क्या होगा, विकसित होगा और थोड़ा मुरझाने से लगेगा, ये ऐसा मुरझाने से लग रहा है, तो इसी के अंदर क्या हो रहा है, जब हम इसको तब काट के देखेंगे तो ऐसा सा हो जाएगा। ये क्या, इसकी जो ये सूक्ष्म लघु बीजाणु बने थे वो अलग अलग हो जाएंगे। पहले तो ये 4 की जोड़ी में रहा करते थे, अब अलग अलग हो जाएंगे और आगे चल के यही किस में विकसित हो जाएंगे, पराग कण में विकसित हो जाएंगे। पराग कण में विकसित हो जाएंगे। तो यहीं पर यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सूक्ष्म बीजाणु हैं या लघु बीजाणु हैं वो क्या बनाएंगे, पराग कण बना देंगे। अब प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और पराग कण निर्मित होते हैं। कई हजार लघु बीजाणु और पराग कण निर्मित होते हैं। वो पराग कण जो परागकोश के स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं। वो परागकण जो परागकोश के स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो प्रत्येक लघु बीजाणु धानी है, जैसे मान लीजिए ये एक लघु बीजाणु धानी है ना, फिर ये एक लघु बीजाणु धानी है और ये एक लघु बीजाणु धानी है, ये लघु बीजाणु धानी है। ऐसी बहुत सारी लघु बीजाणु धानी होती हैं। अब हर एक लघु बीजाणु धानी के अंदर में कितने सारे सेल होते हैं, है ना। ये तो मैंने बड़े बड़े बनाए हैं, इसमें बहुत छोटे छोटे सेल होते हैं। मान लीजिए 500 करीब सेल हो गए। और मान लीजिए एक 500 सेल थे, एक सेल कितने में बना रही है, एक, या फिर मान लीजिए 100 सेल हैं और एक सेल कितना बनाएगी, 4 बनाती है। तो 100 सेल कितने बना लेगी, 4000 के करीब, 400 कुछ सेल बना लेगी, है ना। तो एक जो अपनी लघु बीजाणु धानी है, एक लघु बीजाणु धानी के अंदर में कितने बन जाएंगे, कितने लघु बीजाणु बन जाएंगे, कई हज़ारों से भी ज़्यादा, है ना। 1000, 2000, 3000 और बहुत सारे लघु बीजाणु बन जाएंगे और यही आगे चल के हज़ारों पराग कण बन जाएंगे। यानी कि ये जो लघु बीजाणु धानी है, इसके अंदर में ये किसकी फैक्ट्री बन जाएगी, पराग कण की फैक्ट्री बन जाएगी। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो हमारा जो परागकोश है ये क्या हो जाएगा, ऐसे टूट जाएगा। पहले तो यहाँ पर ये बना देते हैं कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये लघु बीजाणु धानी थी, अब इसके अंदर में बहुत सारे क्या हो गए, बहुत सारे पराग कण आ गए, है ना। ये विकसित हो गए, इनने बहुत सारे पराग कण बना दिए, हज़ारों हज़ारों पराग कण है, ऐसे दिखा दिया मैंने। फिर ये जो परागकोश है वो सूखते जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से फट जाएगा। ये फट गया, यहाँ से फट गया तो क्या होगा, ये पराग कण हज़ारों के हज़ारों पराग कण क्या हो जाएंगे, बाहर हवा में आ जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो ये मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर लगी है कि प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु होते हैं और कई हजार परागकण निर्मित होते हैं, यानी कि बन जाते हैं। अब ये जो परागकण है वो परागकोश के स्फुटन के साथ, परागकोश जब फटता है तो उसके साथ क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, यानी कि छू मंतर हो जाएंगे, टाटा बाय बाय हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है और ये सीरीज़ हम देख सकते हैं 2.3 सा के अंदर में। तो अब हमारा टाइम है चित्र देखने का। तो सबसे पहले तो हम अपना ये रिवीजन कर लें कि ये हमारा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा परागकोश, इसको जब हमने काट के देखा तो ये हमें कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा। और ये देखिए ये फट रहा है ना, ये यहाँ से फट रहा है,
तो इससे क्या निकल रहे हैं, परागकण बाहर की तरफ चैन की नींद लेते हुए, एरोप्लेन से उड़ते हुए बाहर की तरफ मुक्त हो गए हैं, यानी कि बाहर निकल रहे हैं। इससे परागकण बहुत सारे, ये क्या है, ये परागकण निकल रहे हैं गेंद जैसे। ठीक है, अब यही चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये जैसे था, ये परागकोश है, जब ये जवान था परागकोश, ठीक है, और इसके आसपास में ये गोल गोल सी जो चीज़ है वो लघु बीजाणुधानी है। इसी को बड़ा करके दिखाया गया है यहाँ पर इस चित्र के अंदर में, और फिर इस चित्र के अंदर में, और यही चित्र जो है जब ये बूढ़ा हो गया, परागकोश विकसित हो गया, परिपक्व हो गया, तो ये यहाँ से, जैसे मान लीजिए पहले कैसा था, पहले मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से था, ऐसे जुड़ा हुआ था यहाँ से, ये ऐसे जुड़ा हुआ था। लेकिन जब ये विकसित हुआ तो क्या हुआ, ये फट गया, ये यहाँ से फट गया, और इसके अंदर में जो ये परागकण है, ये जो परागकण है, ये परागकण है सारे के सारे, वो क्या होंगे, वो निकल के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये निकल के बाहर आ जाएंगे। तो ये डायग्राम था। तो अब डायग्राम को थोड़ा अच्छे से स्टडी करते हैं कि सा वाला तो हमने समझ लिया कि एक स्फुटित परागकोश, एक कौन सा परागकोश, स्फुटित परागकोश, की जब वो परागकोश फट गया तो इसके अंदर में जो ये परागकण है वो क्या हो जाए, वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल के आ जाएंगे। फिर पहला वाला डायग्राम में क्या बताया गया है, पहले डायग्राम में बताया एक आवश्यक परागकोश का अनुप्रस्थ काट, यानी कि जब उसको आड़ा काट के देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा परागकोश। तो इसको तमीज़ से हम पढ़ते हैं। तो ये जो हमारा परागकोश है, जो हमारा परागकोश है, ऐसे हमारा परागकोश था ये, तो इसको जब हमने आड़े में काटा, आड़े में काट के जब हम इसको देख रहे हैं तो वो वाला ये डायग्राम है। ठीक है, अब इसके अंदर में हमने पढ़ा था कि कोने पे क्या रहती है, लघु बीजाणुधानी रहती है, 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, लघु बीजाणुधानी है। अब ये लघु बीजाणुधानी की हमने पढ़ा था कि 4 परतें होती हैं, 4 परत होती हैं, जिसको हमने याद करने के लिए एक निमोनिक भी बनाया था, बहुत अच्छा था। वो क्या था, अप्पी थी, अप्पी थी मोटी। ठीक है, अप्पी से था एपिडर्मिस, थी से था एंडोथीसियम, माँ से था मध्य परत, और टी से था टेपिटम, है ना, यही था। तो सबसे अंदर में थी टेपिटम, सबसे अंदर थी टेपिटम, सबसे बाहर थी एपिडर्मिस। तो यही चीज़ हमें डायग्राम में देखनी है। इसको हम नंबर डाल देते हैं 1, फिर 2, फिर 3 और ये 4, ऐसी है। तो वैसे ही यहाँ पर है, सबसे बाहर जो परत दिख रही है हमें, सबसे बाहर जो दिख रही है ये, इसका नाम है क्या, एपिडर्मिस। इसका नाम क्या है, एपिडर्मिस। अब यहाँ पर तो कुछ और नाम दिया हुआ है, यहाँ पर क्या नाम दिया हुआ है, अंतस्तवना दिया हुआ है, अंतस्तवना। तो ये अंतस्तवना का मतलब भी क्या है, एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस। या इसी का दूसरा और नाम था बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा। तो अंतस्तवना बोलें या फिर एपिडर्मिस बोलें या बाह्य त्वचा बोलें, एक ही बात है। तो इनको भी यहाँ पर लिख लीजिए, एपिडर्मिस। तो ये क्या हो गई, नंबर 1। फिर अप्पी हो गई, अप्पी, एपिडर्मिस हो गई, अप्पी। फिर क्या थी, उसके बाद था अप्पी थी में क्या आएगा, ये रहा थी। जो इसके बाद में है, इसके बाद में ये वाली परत है ना, ये वाली परत, ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है ना परत, इसको क्या बोलते हैं, अंतथीसियम।
अंतथीसियम, ये हो गई नंबर 2। इसके बाद थी अपी थी, फिर मो से आ जाएगी मध्य परत, मो से क्या आ जाएगी मध्य परत आ जाएगी। मध्य परत कहाँ लिखी है, यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो हमने देखी ये थी सबसे बाहर वाली, ये सबसे बाहर वाली है। उसके बाद जो एपिडर्मिस बोल रहे थे, फिर उसके बाद में थीसियम, अंतथीसियम, ये ग्रीन वाली। उसके बाद में है ये वाली परत, है ना, ये ब्लू वाली जो बनाई है हमने। तो अपी थी मो से क्या हो जाएगी, मो से यहाँ पर लिखा है मध्य परत, अपी थी मोटी, तो ये तीसरे नंबर पे मध्य परत आ गई। ये नंबर भी डालते जाइएगा बुक पे। फिर आखिरी में, सबसे आखिरी में क्या है, टी। सबसे आखिरी में कौन सी थी, टी, तो उसके रेड से बना देते हैं। ये सबसे आखिरी में है ये वाली जो इसको घेरे हुए है ना। तो सबसे आखिरी में क्या है, ये सबसे आखिरी में टेपिटम, 4 नंबर पे टेपिटम। तो ये देख लिया हमने, पहले नंबर पे ये आ गई अपी, फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे ये आ गई, तीसरे नंबर पे मध्य परत, और चौथे नंबर पे टेपिटम। यही चीज़ हमने देख ली कि ये ऑरेंज से आ गई एपिडर्मिस, फिर उसके बाद में आई अंतथीसियम ग्रीन से, फिर ब्लू से आई मध्य परत, और सबसे अंदर होती है पिंक से जो हमने देखी है वो है टेपिटम। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। और सबसे अंदर क्या है, सबसे अंदर होती है, ये जो सबसे अंदर में है, इसको अपन ग्रीन से जो दिख रही है, ग्रीन से क्या है, ग्रीन से इसमें बताया गया है बीजाणु जन ऊतक। क्या है ये, बीच के अंदर में जो ब्लैक से मैंने करा है, ये पूरा क्या है, बीजाणु जन ऊतक है। यही होता है बीजाणु जन ऊतक। ठीक है, इसी के अंदर मतलब एक टिश्यू है जो कि बहुत सारे सेल से मिलके बनी है सबसे अंदर में। अब इसी चीज़ को, इसी पूरे को जूम करके, इसी पूरे को जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, इस पूरे को जूम करके ये वाली फ़ोटो बताई गई है, ये वाली फ़ोटो दिखाई गई है। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम है, हमें नंबर डालनी है फिर से। तो सबसे पहले तो हमने देखी अपी थी मोटी, वही याद रखना अपन को, अपी थी मोटी, है ना। सबसे पहले अपन देखते हैं ऑरेंज से बनाई थी अपन ने, तो ये देखिए सबसे पहले बाहर वाली परत, इसको थोड़ा पतला से कर लेते हैं। सबसे पहले बाहर वाली परत है ना, ये सबसे बाहर है, तो क्या बोलेंगे एपिडर्मिस। ये हो गई एपिडर्मिस, इसका नाम दूसरा दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लीजिए एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, इसी को क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। यहाँ पर अंश त्वचा लिखा हुआ है, यहाँ पर भी त्वचा आ जाए तो आप समझ जाइए कि बाहर वाली की बात चल रही है, इसमें भी त्वचा है। ठीक है, सबसे बारी हो गई। फिर उसके बाद में ग्रीन से बनाई थी अपन ने ये वाली जो परत है, इसमें ये वाली जो परत है ना, ये वाली जो परत है वो क्या हो जाएगी, अपी थी। तो थी से क्या आ जाएगा, अंतथीसियम, इसमें दिख रहा है ना अंतथीसियम, थी से हो गया अंतथीसियम। फिर उसके बाद में है, फिर आती है मध्य परत। उसके बाद में क्या आती है, मध्य परत, ये जो दिख रही है अपन को, ये वाली, और इसके नीचे एक और, ये दोनों मिला के क्या हो गई, मध्य परत। क्या हो गया ये मध्य परत, तीसरे नंबर पे मध्य परत। और सबसे अंदर में क्या है, सबसे अंदर में है ये जो हमें सेल दिख रहे हैं बड़े बड़े से,
ये वाली परत क्या हो जाएगी? टेपिटम। ये क्या हो जाएगी? टेपिटम हो जाएगी। ये हो जाएगी टेपिटम। तो इसमें नंबर डाल देते हैं अपन। तो पहले में हो गई एपिडर्मिस, दूसरे में हो गई अंतथीसियम, तीसरे में हो गई मध्य परत, चौथी हो गई टेपिटम। अब फिर हमने पढ़ा था कि ये जो बीजाणु जन ऊतक है वो बहुत सारी किससे मिलके बनी होती है? बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके बनी है। तो यहाँ पर हमें वही दिख रहा है। यहाँ पर ये जो बीजाणु जन ऊतक है, जो ब्लैक से हमने बताया था, ये पूरा का पूरा जैसे मान लीजिए बीजाणु जन ऊतक था, है ना। ये पूरा का पूरा गया था बीजाणु जन ऊतक। इसी को जब जूम करके देखा तो इसमें हमें बहुत सारे सेल दिख रहे हैं। ये कोशिका दिख रही है ना, बहुत सारी। ये कोशिका दिख रही है, ये कोशिका दिख रही है। तो इस बीजाणुजन इस कोशिका का क्या नाम था? ये कोशिका माँ का काम कर रही थी और ये क्या बना रही थी? लघु बीजाणु बना रही थी। तो इसको बोलते हैं मात्र कोशिका। क्या बोलते हैं? मात्र कोशिका। लेकिन हमने कौन सी पढ़ी थी? पराग मात्र कोशिका, यही पढ़ी थी हमने। इस कोशिका का क्या नाम है? पराग मात्र कोशिका। ये बोल रहे थे इसी कोशिका का क्या नाम है? पराग मात्र कोशिका नाम है। लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इसका क्या नाम लिखा है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो बात एक ही है कि ये कोशिका पहले क्या बनाती है? लघु बीजाणु बनाती है। उसके बाद में क्या बना देती है? परागकण बना देती है। तो इसलिए इसको पराग मात्र कोशिका बोलें, यानी कि PMC, तो भी सेम बात है। या फिर लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोलें तो भी एक बात है। तो ये वाली कोशिका क्या हो जाएंगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, या फिर दूसरा नाम हो जाएगा पराग मात्र कोशिका। तो ये चीज़ हमने देख ली है। और ये क्या था? भित्ति परतों जो हैं, भित्ति परतों को प्रदर्शित करते हुए लघु बीजाणुधानी का विस्तरित परिदृश्य, यानी कि जो लघु बीजाणुधानी है उसका विस्तरित यानी कि डिटेल में जो उसकी भित्ति है, यानी कि जो इसकी परतें हैं, उसको प्रदर्शित करता हुआ चित्र था। तो मुझे लगता है कि ये वाला चित्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बीच वाली जो कोशिकाएं हैं उसको पराग मात्र कोशिका या फिर लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहेंगे। तो यहाँ तक के लिए अपना कंप्लीट होता है। हमने ये पैराग्राफ तक कर लिया है, इस पैराग्राफ तक। तो बहुत सारी चीज़ें थी इसके अंदर समझने के लिए। अब नेक्स्ट से अपन आगे देखेंगे परागकण के बारे में, और धीरे धीरे करके हम चैप्टर फिनिश भी कर देंगे इंशाअल्लाह। तो अब तक के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और 7 बार रिवाइज़ करते रहिए, जो कुछ भी आपने पहले पढ़ा है खुद से पढ़ते जाइए उस चीज़ को।